हेलो डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5 में आप सबका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे वायरस और वायरस से होने वाले रोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और क्लास अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को और एक लाइक ज़रूर कर लेंगे वीडियो को, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम सब वायरस चैप्टर। तो एक्चुअल में विषाणु क्या है इसके बारे में हम सब इसमें जानकारी लेंगे और उससे रिलेटेड डिजीज़ क्या हो सकते हैं जहाँ से हमेशा बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, इसको हम सब देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं विषाणु के बारे में, यानी वायरस के बारे में। तो वायरस क्या है? तो वायरस जो है ये एक लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पॉइजन, यानी ये केवल रोग उत्पन्न करता है। वायरस कभी भी आपको लाभ नहीं पहुंचाता है। जैसे कि बैक्टीरिया जो है आपको लाभ पहुंचा सकता है, जैसे कि दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो हमारे भोजन के पाचन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। लेकिन जो वायरस है ये सिर्फ क्या कर सकता है? ये सिर्फ आपको रोग उत्पन्न कर सकता है, यानी ये सिर्फ आपको बीमार कर सकता है। इसलिए वायरस आपको कभी भी लाभ नहीं पहुंचाता है, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं कि वायरस का अध्ययन, यानी बहुत टाइप के वायरस होते हैं तो उसका अध्ययन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वायरस के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी कहा जाता है। पहला वायरस के बारे में याद रखिएगा, इवॉन वस्की एक साइंटिस्ट हुए, वैज्ञानिक हुए, जिनके द्वारा तंबाकू के पौधे में एक वायरस खोजा गया, मोजैक वायरस, यानी तंबाकू मोजैक वायरस। ये पहला वायरस था, तो इसको एकदम याद रखना है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। स्टैनली ने सर्वप्रथम विषाणु को क्रिस्टल में यानी रवा में बदला। अब बात करते हैं कि वायरस सजीव एवं निर्जीव में कैसा व्यवहार करता है, क्योंकि वायरस जो है ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। किस प्रकार से कड़ी है भाई, समझते हैं। देखिए विषाणु सजीव में कैसे काम करेगा, तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको याद हो 2019 में एक वायरस पूरी दुनिया में फैला जिसका नाम था कोरोना वायरस, यानी कोविड-19 हम सब उसको बोलते थे। तो कोरोना वायरस के उदाहरण से हम समझेंगे कि विषाणु लिविंग थिंग में किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो कोरोना जो है वो कोविड जो है जैसे ही आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो कोविड आपके शरीर में प्रवेश किया और आपका शरीर क्या है? लिविंग थिंग है, सजीव है। और जब सजीव है तो विषाणु में एक खासियत होता है कि वो बार बार प्रजनन करेगा, श्वसन करेगा, जनन करेगा, यानी अपनी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि करेगा। और इसका रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही विषाणु एज ए सजीव काम करता है, आपके शरीर में प्रवेश कर गया या फिर आपके एनिमल्स के शरीर में प्रवेश कर गया, प्लांट में प्रवेश कर गया, आपके शरीर में प्रवेश करेगा तो क्या रिएक्शन होगा? तो या ये किसी भी लिविंग थिंग में अगर प्रवेश कर गया, लाइक प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, किसी लिविंग थिंग में प्रवेश कर गया तो आपको सर्दी वगैरह हो जाएगा, खांसी बहुत ज़ोरों से होगा, तेज फीवर आएगा। यानी जैसे जैसे ये जनन करते जाएगा, अपने जनसंख्या को बढ़ाते जाएगा। और ये जनसंख्या किस में बढ़ा सकता है? ये जनसंख्या उसी में बढ़ा सकता है जो कि सजीव हो। क्लियर है यहाँ पे? यानी सजीव में विषाणु प्रवेश किया, वायरस प्रवेश किया, वायरस के पास ये कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि वो जनसंख्या में वृद्धि करते जाता है अगर उसको कोई भी सजीव चीज़ मिल जाए। चाहे वो कोई क्रिएचर हो सकता है, कीड़ा हो सकता है, कीट हो सकता है, या फिर पेड़ पौधा और ह्यूमन एनिमल्स कुछ भी हो सकता है। जो भी सजीव होगा उसमें आपका जो वायरस है वो बार बार वृद्धि करेगा। एज अ निर्जीव कैसे काम करता है? तो मान लेते हैं कि आपको वायरस है, मतलब किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया है और वो छींका और उसके हाथ में वो उसका जो लार वगैरह है वो टच हो गया और वो किसी डेस्क पे लगा दिया, तो डेस्क पे भी विषाणु काफ़ी समय तक जीवित रह सकता है। एकदम इसको याद रखिएगा, काफ़ी समय तक विषाणु जो है वो जीवित रह सकता है। और कोई व्यक्ति अगर उस डेस्क को टच कर दिया तो उसको भी कोविड आ सकता है। लेकिन जब विषाणु डेस्क पे होगा, यानी टेबल, चेयर, डेस्क पे होगा, तो वो निर्जीव वस्तु पे रहेगा। तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम विषाणु के पास ये क्षमता नहीं है कि वो खुद ब खुद जनन कर ले, ठीक है। तो विषाणु एज ए निर्जीव जो है वो अलग टाइप से काम करता है और सजीव जो है वो अलग टाइप से काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब सजीव एज ए सजीव जब काम करेगा तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें उत्परिवर्तन होता है, यानी इसमें जनसंख्या वृद्धि होता है, ये श्वसन करता है जब सजीव के शरीर में रहेगा। लेकिन कोई निर्जीव वस्तु है, जैसे कि कोई चेयर हो सकता है, कोई डेस्क हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है, उस पर आपको वायरस पड़ा हुआ है, तो वो वायरस में वो थोड़ी देर रहेगा, फिर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, है ना। और वो जब समाप्त हो जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। यानी विषाणु जो है वो निर्जीव में थोड़े समय तक ही जीवित रहता है और निर्जीव पे जब रहेगा कोई भी वायरस तो वो जनन नहीं कर सकता है,
वो श्वसन नहीं कर पाएगा, वो पोषण नहीं कर पाएगा, वो उत्सर्जन नहीं कर पाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको समझिएगा, ठीक है। और सजीव रहेगा तो फिर उसमें प्रजनन करने की क्षमता होती है, वो श्वसन कर सकता है, अपनी जनसंख्या में बार बार वृद्धि कर सकता है, लेकिन निर्जीव में जनन नहीं कर सकता है, ना श्वसन कर सकता है, ना पोषण कर सकता है। इसलिए विषाणु जो है वो सजीव में भी काम करता है और निर्जीव में भी काम करता है। इसलिए वायरस को हम सब बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, ठीक है। तो इसलिए बार बार जो भारत सरकार जो है वो कोरोना वायरस के दौरान हैंड वॉश करने को कहती थी, क्योंकि आपके लार वगैरह से, एंजाइम वगैरह से जो है कोविड फैल सकता था, तो इस वजह से ऐसा किया जाता था। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप सब समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। हर्शेज एवं चेज के अनुसार विषाणु का संक्रामक पदार्थ यानी रोग उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है भाई? तो न्यूक्लियक अम्ल है। हमेशा याद रखेंगे, ये जो विषाणु आपको रोग फैलाता है वो न्यूक्लिक अम्ल के कारण फैलाता है। विषाणु के कुछ लक्षण हैं, तो इसमें कोशिका नहीं होता है यानी अकोशिया होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इसलिए इसको देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम सब, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। यानी इसमें कोशिका नहीं होता है, अकोशिया होता है, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। इसको देखते कैसे हैं? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। यह अंतर कोशिकीय परजीवी के रूप में काम करता है। इसमें आरएनए और डीएनए पाया जाता है। आरएनए की जब बात करेंगे तो जितना भी वायरस से होने वाले रोग हैं प्लांट में वो आरएनए विषाणु से होते हैं, और जितना भी ह्यूमन और जंतु में होने वाले वायरस के रोग हैं वो डीएनए विषाणु से होते हैं। डीएनए हो गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों डिफरेंस है। तो ये कुछ वायरस के लक्षण हैं, यानी वायरस बहुत ही छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और यह अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में कार्य करता है। प्लांट में कोई भी अगर वायरस के कारण रोग हो रहा है तो उसमें जो जिम्मेदार है वो आरएनए विषाणु है, और किसी जंतु और मानव में अगर कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है वायरस के कारण तो उसमें डीएनए विषाणु जिम्मेदार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले। वायरस का आकार कितना होता है भाई? तो वायरस का आकार होता है 10 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर के बीच, और ये काफ़ी सूक्ष्म होता है। 1 नैनोमीटर बराबर याद रखेंगे 10⁻⁻9 मीटर होता है। विषाणु के बाह्य आवरण के बारे में बात करते हैं। तो विषाणु का जो बाह्य आवरण है उसको कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड किसका बना होता है? तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। वैसे कैप्सिड दो चीज़ों का बना होता है, 94% प्रोटीन और 6% न्यूक्लिक अम्ल, और यही न्यूक्लिक अम्ल जो है आपके विषाणु को रोग उत्पन्न करने में हेल्प करता है। याद रखेंगे, बाहर वाला जो लेयर है विषाणु का उसमें 94% जो है वो प्रोटीन के होते हैं और 6% जो है वो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे तथ्य याद रखेंगे आप सब। वायरस क्या है? तो वायरस जैविक क्रियाएं नहीं करता है, जैसे वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, ये सभी जैविक क्रियाएं विषाणु नहीं करता है। और दूसरी बात, एक बात और याद रखेंगे, लेकिन यही वायरस अगर सजीव में चले जाए, है ना, किसी लिविंग थिंग में चले जाए तो फिर ये सारे क्रिया करेगा, वृद्धि भी करेगा, जनन भी करेगा, श्वसन भी करेगा, उत्सर्जन भी करेगा। लेकिन वायरस निर्जीव में है तब ये सब क्रिया नहीं कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। विषाणु अधिकतम, यहाँ पे विष्णु हो गया है पर आप विषाणु वायरस कर लेंगे, तो विषाणु अधिकतम 90 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रहता है, और 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर विषाणु क्या होता है भाई? तो मर जाता है। और इस तापमान को हम सब थर्मल डेथ पॉइंट कहते हैं। एक्सरे और पारे के लैंप की रोशनी में यह वायरस जो है वो 1 घंटे के बाद निष्क्रिय हो जाता है, यानी एक्स रे जो होता है, एक्स किरण, उसमें उसके बाद 1 घंटे के बाद ये निष्क्रिय हो जाता है। ये सारे तथ्य से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। पढ़ते हैं विषाणु के प्रकार। पहला प्रकार है डीएनए विषाणु, ठीक है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, और डीएनए किस में होगा? या तो ह्यूमन में होगा या तो एनिमल में होगा। ये अधिकांश जंतु वायरस हैं। पॉक्स वायरस इसके उदाहरण है। अभी बात करेंगे डीएनए वायरस के 2 प्रकार होते हैं। तो डीएनए शब्द जब भी आए और डीएनए वायरस शब्द जब भी आए तो ऐसा विषाणु रोग जो कि मनुष्य और एनिमल्स में फैलता है वो डीएनए विषाणु के कारण फैलता है, ठीक है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। डीएनए वायरस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एकल श्रृंखलित डीएनए वायरस, यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, इसको याद रखिएगा। और दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। तो पहले इसको उदाहरण याद रखिए। 5 × 174 इसको कॉलीफेज बोलते हैं, और S13 कॉलीफेज, ये दोनों जो आपको दिख रहा है ये एकल कुंडलित डीएनए वायरस के उदाहरण है।
दूसरा जो टाइप है इसमें डीएनए वायरस में, याद रखिएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। डीएनए की 2 श्रृंखला होती है इसमें, और जिसका उदाहरण है T1, T2, T3, T4, जिसको कॉलीफेज बोलते हैं। हर्पिज वायरस, एडिनो वायरस और फॉक्स वायरस जो है इसके उदाहरण है, यानी द्विकुंडलित डीएनए वायरस के उदाहरण है ये सारे के सारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके उदाहरण से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं एक बार आपको पढ़ाऊंगा और आपका पीटी का सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम सब मेंस की ओर बढ़ेंगे। आपको बार बार एक ही विषय पढ़ने की आवश्यकता है नहीं इसमें, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे हम सब अच्छे ढंग से सारा सब्जेक्ट और आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और बैच भी चल रहा है टेस्ट सीरीज का बीपीएससी के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो द्विकुंडलित डीएनए वायरस समझ में आ गया कि इसके कुछ उदाहरण है, हर्पिज वायरस, एडिनो वायरस और पॉक्स वायरस। आगे बढ़ते हैं हम सब अगले वायरस की ओर। दूसरा जो टाइप है ये है आरएनए वायरस। तो इसमें अनुवांशिक पदार्थ क्या है? आरएनए, और ये समान रूप से प्लांट विषाणु है, यानी कोई भी विषाणु वायरस जो प्लांट को प्रभावित करे, है ना, प्लांट किंगडम को प्रभावित करे, वो आरएनए वायरस द्वारा किया जाता है। तो एकदम इसको याद रखना है। आरएनए प्रकार वायरस 2 प्रकार के होते हैं, एकल श्रृंखलित आरएनए वायरस और द्विश्रृंखलित। इसके उदाहरण याद रखिएगा, टोबैक मोजैक विषाणु, इन्फ्लुएंजा, पोलियो और ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है ना, रक्त कैंसर होता है ल्यूकेमिया। तो इसको याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से किससे फैलता है? तो दिस इज आरएनए वायरस, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, वायरस है। तो इसके उदाहरण हम सब देख लिए। दूसरा जो है ये द्विकुंडलित आरएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, जिसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, राइस ड्वार्फ विषाणु, रियो विषाणु और ट्यूमर, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है तो वो है। तीसरा टाइप का जो आपका विषाणु है वो है आपका जीवाणु भोजी विषाणु, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या होता है भाई, समझते हैं। जब विषाणु जीवाणु को संक्रमित कर दे, विषाणु रुक नहीं रहा है, विषाणु सभी को संक्रमित कर रहा है, तो बैक्टीरिया तक को संक्रमित कर देता है कौन? विषाणु। इसलिए ये हमेशा क्या बोला मैं, रोग उत्पन्न करता है। तो इसे जीवाणु भोजी विषाणु कहते हैं, यानी बैक्टीरियोफेज कहते हैं। खोजकर्ता कौन थे? FW ट्रॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियोफेज वायरस के खोजकर्ता कौन है? FW ट्रॉट। और इसको जो नाम दिया गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे, और नाम दिया गया था FD हैरेल द्वारा, FD हैरेल द्वारा। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, इसका भी पता हर्शेस तथा चेज ने लगाया था। तो ये था द्विकुंडलित आरएनए वायरस। उसके बाद हम सब देखें बैक्टीरियोफेज। इस बैक्टीरियोफेज का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो अभी आप सब याद रखिएगा, मैं बताता हूँ। यह हमेशा जीवाणु को संक्रमित करता है, इसलिए जीवाणु का भक्षक है। देखिए, आपको पता है गंगा जल जो है खराब नहीं होता है, काफ़ी समय तक चलता है। इसके पीछे जो जिम्मेदार है बैक्टीरियोफेज। कैसे? तो किसी भी जल में अगर जीवाणु पनपेगा, ठीक है, बैक्टीरिया पनपेगा, तो क्या होगा भाई? तो वो पानी खराब हो जाएगा। तो जैसे ही गंगा के पानी में बैक्टीरिया पनपता है, ये बैक्टीरियोफेज जो विषाणु है उस बैक्टीरिया का भक्षण कर देता है। भक्षण करने से क्या होता है? बैक्टीरिया पनपता ही नहीं है, और पनपता नहीं है तो क्या होता है भाई? ये गंगा का जल कभी खराब नहीं होता है। तो यही रीजन है कि गंगा जल सालों, 2 साल, 3 साल तक एकदम खराब नहीं होगा, कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज का कारण है। बैक्टीरियोफेज विषाणु जो है वो जीवाणु का भक्षण कर देता है, इस वजह से ऐसा होता है। और इसका आकार टेडपोल की भांति होता है। टेडपोल किसको बोलते हैं? तो टेडपोल है मेढक के बच्चे को बोलते हैं। क्लियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये गंगा जल खराब नहीं होता है, किसके कारण से? तो बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज क्या करता है? तो जीवाणु का भक्षण कर देता है। मैं आपको अच्छे ढंग से समझा पाया। अगला जो पॉइंट है वो है वायराइड्स। ये वायराइड्स क्या होता है भाई? तो इसके विषय में डाइनर ने सबसे पहले बताया। ऐसा प्रोटीन जिसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है उसे वायराइड्स कहते हैं। आप देखें कि विषाणु का जो आवरण है वो 2 चीज़ों से बना है, प्रोटीन का 94% और न्यूक्लिक अम्ल का 6%। तो ये जो वायराइड्स है इसकी खासियत क्या है? इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि वायराइड्स में क्या नहीं होता है? तो प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। यह समान रूप से पौधे को संक्रमित करता है और यह द्विकुंडलित आरएनए का बना होता है, जिसका उदाहरण हम सब काफ़ी देखें। यह सबसे सूक्ष्म रोगजनक कारक है, यानी वायरस में भी सबसे सूक्ष्म रोगजनक कारक कौन सा है? वायराइड्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, एकदम इसको याद रखिएगा। इसमें पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि कौन सा विषाणु का प्रकार है जिसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है, तो वो वायराइड है, और इसको याद रखना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके कुछ उदाहरण जानते हैं वायराइड से क्या क्या हो सकता है।
तो नारियल में जो है क्रिसैंथेमस स्पट रोग और आलू में जो है स्पंडल ट्यूमर रोग, ये किसकी वजह से होता है? वायराइड्स की वजह से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवें प्रकार की यार आते हैं और पांचवा प्रकार जो है वो है आपका प्रियॉन्स। ठीक है, इसके विषय में सबसे पहले स्टैनले प्रूसिनर ने बताया था, याद रखेंगे। और इसमें केवल प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। वायराइड में प्रोटीन नहीं हो रहा था, न्यूक्लिक अम्ल है, लेकिन प्रियॉन्स में प्रोटीन है लेकिन न्यूक्लिक अम्ल नहीं है। तो जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं रहेगा जिस विषाणु में, उस विषाणु के पास क्षमता नहीं है कि वो रोग उत्पन्न कर ले। इसलिए प्रियॉन्स जो है रोग उत्पन्न नहीं करता है, बस रोग उत्पन्न करने वाली की सहायता करता है। तो बेचारा ये केवल सहायता कर पाता है, ठीक है, रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु का, क्योंकि इसमें केवल प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल नहीं है। और वायरस में न्यूक्लिक अम्ल अगर नहीं रहेगा, ध्यानपूर्वक सुनिए, न्यूक्लिक अम्ल अगर नहीं रहेगा तो वो वायरस जो है रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसलिए प्रियॉन्स जो है ये रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। प्रियॉन्स सिर्फ रोग उत्पन्न करने वाले कारक जो हैं उसको हेल्प कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रियॉन्स, ये पांचवा प्रकार है आपके वायरस का। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण समझते हैं कि प्रियॉन्स ही क्या क्या हो सकते हैं। तो ये भेड़ों में स्क्रेपी रोग और गायों में पागलपन रोग, ये प्रियॉन्स की वजह से होता है। छठा देखते हैं, इंटरफेरॉन। इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हैं एलेक्स आइजैक्स एवं लिंडोमान। जब पोषी कोशिका को विषाणु संक्रमित करता है तो शरीर एक प्रकार पदार्थ का निर्माण करता है इस संक्रमण के विरुद्ध, इसे ही इंटरफेरॉन कहते हैं। यानी कोई पोषी कोशिका है, ठीक है, उसको जो है वायरस संक्रमित करता है तो आपका शरीर एक नया पदार्थ बनाएगा, उसका क्या नाम है? इंटरफेरॉन। वो इंटरफेरॉन क्या करेगा? तो जो भी विषाणु संक्रमित कर रहा है आपके शरीर को, उससे लड़ने में आपकी मदद करेगा। इसी को हम सब क्या बोलते हैं? इंटरफेरॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर भी विष्णु लिखा गया है वो एक्चुअल में विषाणु है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। चलिए इंटरफेरॉन के बारे में बात करते हैं। यह क्या है? तो यह ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। यह विषाणु का गुणन रोकता है, यानी विषाणु जो तेजी से आपके शरीर में बढ़ेगा उसको रोकने का काम इंटरफेरॉन करता है। इंटरफेरॉन के भी तीन प्रकार हैं, पहला है अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा उद्दीपित। ठीक है, अल्फा क्या है भाई? तो श्वेत रुधिर कोशिका जो आपका WBC है, ठीक है, द्वारा उत्पादित होता है। बीटा क्या है? तो जंतु कोशिका है, फाइब्रोब्लास्ट द्वारा उत्पादित होता है। और उद्दीपित क्या है? यह लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स द्वारा उत्पादित होता है। तो इंटरफेरॉन क्या करता है? तो जैसे ही आपके शरीर में कोई वायरस आएगा तो वो जो वायरस प्रजनन करने वाला है, क्योंकि सजीव में आया है, तो उस प्रजनन को रोकने का क्षमता किसमें है? इंटरफेरॉन में। वह रोकता है इस वाले गतिविधि को। तो ये था इंटरफेरॉन, जो कि वायरस के छठे टाइप में इसको काउंट किया जाता है। ये सारे तथ्य एकदम अच्छे ढंग से आप नोट्स बनाइए, PDF वगैरह का वेट ना करें, सीधा आप नोट्स पे फोकस करेंगे तो आप बेहतर करते चले जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका इंटरफेरॉन। तो यहाँ तक तो हम देख लिए क्या विषाणु क्या है। आप समझते हैं कि विषाणु जनित रोग यानी वायरस से होने वाले डिजीज के ऊपर बात करेंगे और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन BPSC बार बार पूछती है। पहला है इन्फ्लुएंजा। ये होता है ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण। यह किससे होता है? ऑर्थोमिक्सो वायरस के कारण। इसे फ्लू भी कहते हैं। इसमें क्या होता है भाई? तो यह जलवाष्प यानी छींकते हैं तो उससे जो जलवाष्प निकलता है, रोगी के मुख से निकलने वाला जलबूंद के कारण फैलता है। लार वगैरह से इन्फ्लुएंजा हो सकता है। अब जब आपको इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ठीक है, होता कैसे है ये समझ में आ गया आप सबको? रोगी के मुंह से निकलता है, जलबूंद के कारण होता है, और मुख्य रूप से ये वायरस का नाम याद रखिएगा, ऑर्थोमिक्सो वायरस। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में क्या होता है? तो दर्द होता है, जुकाम होता है और बुखार होगा। ठीक है, और मैं आपको ऑलरेडी बताया हूं कि जैसे ही वायरस आपके शरीर में प्रवेश करेगा, ठीक है, तो खांसी का वायरस होता है, सर्दी का वायरस होता है, तो कुछ भी आपको खांसी, सर्दी, बुखार ये सब होते रहेगा। इसका निवारण क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट से गार्गल करना चाहिए और टेरोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से कोई दवाई का नाम जान करके आपको इन्फ्लुएंजा हुआ तो ऐसा नहीं है कि आप जाकर खाने लगिएगा, है ना, वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। ये सिर्फ GS पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, जनरल साइंस। ठीक है, यहाँ पे आपसे सिर्फ GK पूछा जाएगा, यहाँ कोई मेडिकल का पढ़ाई नहीं करवाया जा रहा है ना। तो कभी भी ये सब मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि अच्छा सर यहाँ पे ये बता दिए हैं तो चलिए इन्फ्लुएंजा होता है तो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। नहीं, ये एकदम आप डॉक्टर से सलाह लेंगे, डॉक्टर द्वारा जो भी बोला जाएगा आप वो काम करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाया जा रहा है,
ना कि आपको मेडिकल साइंस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। एकदम इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये बोलना जरूरी होता है, इसलिए मैं बोल दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले विषाणु जनित रोग की ओर, जिसका नाम है चेचक, स्मॉल पॉक्स। तो यह वेरियोला विषाणु के कारण होता है, यह वायु द्वारा फैलता है या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से। किसी को चेचक हो गया, उसके संपर्क में आ गए तो आपको भी फैल सकता है। शरीर में क्या हो जाता है भाई, तो लाल पानी युक्त दाने आ जाते हैं। शरीर का तापमान, जैसे ही ये सब वायरस आएगा आपका तापमान इंक्रीज करेगा, आपको फीवर आना ही आना है। तो 102 से 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है। शरीर में उल्टी की प्रवृत्ति, थकान का अनुभव होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए टीके का विकास किया गया एडवर्ड जेनर द्वारा। किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा। ये पूछा गया है, तो स्मॉल पॉक्स के टीके का विकास किसके द्वारा किया गया, एडवर्ड जेनर ने किया। स्मॉल पॉक्स से इंडिया 1979 में फ्री हो गया था, तो इसको एकदम याद रखिएगा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। इतना डिटेल नहीं पूछे, लेकिन आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में बताइए विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। तो एक इन्फ्लुएंजा देख लिए, दूसरा हम सब अभी चेचक देख रहे हैं। चेचक के ये सारे तथ्य आपको याद रखना है। स्मॉल पॉक्स से इंडिया कब फ्री हुआ था, 1979 में फ्री हो गया था। बहुत ही मेहनत करके ये तथ्य जुटाए जाते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सीरियस एस्पायरेंट होंगे तो आप सारा नोट्स करेंगे और सारा याद करेंगे, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगले रोग की ओर हम सब बढ़ते हैं। अगला रोग है मिजल्स, जिसको हम सब बोलते हैं खसरा। तो यह मोरवेली वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण, मोरवेली वायरस के कारण होता है। संक्रमित व्यक्ति के मुंह एवं नाक से उत्सर्जित पदार्थ के कारण फैलता है। सर्दी वगैरह हो जाएगा, उससे फैल जाएगा, छींक वगैरह से फैल जाएगा। शरीर में खुजली उत्पन्न होगा, दर्द होगा और तीव्र ज्वर शरीर में रहता है, फीवर वगैरह सब आएगा। अच्छा, ये मिजल्स को रोकने के लिए कोई वैक्सीन है क्या भाई, तो बिल्कुल है। खसरा को रोकने के लिए MMR वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं मिजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन। मिजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन यह 15 महीने के भीतर बच्चों को दे देनी चाहिए और 3 डोज बच्चों को देनी चाहिए। एकदम इसको याद रखना है। तो 3 डोज लगेगा 15 महीने के भीतर, किनको भाई, तो बच्चे को। तो ये था आपका तीसरा विषाणु से फैलने वाला रोग, जिसका नाम है खसरा, होता है मोरवेली वायरस के कारण, और इसका जो वैक्सीन है वो है MMR वैक्सीन। किससे होता है और क्या वैक्सीन है, ये इंपॉर्टेंट है, मिजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन। बात करते हैं अगला, चौथा है चिकन पॉक्स। तो इसका कारक क्या है, तो यह वेरिसोला विषाणु से होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है ना। आप देखते होंगे कि ये जब रोग होता है तो आपके शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि माता आ गया है ना। तो इसी को बोलते हैं चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स में शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, नारियल पानी वगैरह पीना चाहिए। तो इसे वैक्सीन या एंटीवायरस मेडिसिन का उपयोग करके ठीक कर सकते हैं। ये वैसे भी 5 से 6 दिन 7 दिन में आपका जो है क्या होगा, ठीक हो जाएगा। और दर्द बहुत होगा, एकदम बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि मुझे भी हुआ था बचपन में 2 से 3 बार, और काफ़ी लहरता है। तो इसलिए चिकन पॉक्स जो है छोटे छोटे दाने पूरे शरीर में हो जाते हैं और ये फिर धीरे धीरे आपका ठीक होता है। अगला जो है रेबीज हाइड्रोफोबिया, इसको बोलते हैं। फोबिया शब्द जब भी आप देखेंगे तो इसका अर्थ होता है किसी भी चीज़ से डरना, है ना, किसी भी चीज़ से डरना। तो हाइड्रो मतलब जल, तो रेबीज काटने पर क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, और इसमें जल से डर लगता है। किससे डर लगता है भाई, जल से डर लगता है। यह रेबिडो वायरस के कारण रोग होता है, और यह रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है। इसके अलावा लोमड़ी, बिल्ली, चमगादड़ के काटने से भी हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रेबीज जब बीमारी होगा तो आपका क्या चीज़ प्रभावित होगा, तो आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम प्रभावित होगा। इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस वाले रोगियों को जल से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। क्यों, क्योंकि इसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित है, नर्वस सिस्टम प्रभावित है। तो ये सोच ही नहीं पा रहा है कि क्यों पानी से डर लग रहा है, क्यों ऊंचाई से डर लग रहा है, बस डर लग रहा है, ठीक है। तो रेबीज में हाइड्रोफोबिया होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो विषाणु से होने वाला रोग है वो है पोलियो। पोलियो होता है पॉलीमेलेट्स वायरस के कारण। इस रोग के विषाणु मुंह या नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। यह स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित करता है। इस रोग के कारण पैरालिसिस हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, तो पैरालिसिस हो सकता है। पोलियो वैक्सीन का निर्माण 1955 में जोनास सॉल्क ने किया था। एकदम याद रखिएगा, काफ़ी 50 से 60 साल के बाद पोलियो का ये जो है वैक्सीन बन पाया था। ड्रॉप का निर्माण सेविन ने 1961 में किया था, और एक स्लोगन था 2 बूंद जिंदगी की। 5 साल तक के बच्चे को, ठीक है, आपको साल में जो है 2 बूंद जिंदगी की पोलियो का ड्रॉप दिया जाता था।
ताकि वो पोलियो से प्रभावित ना हो पाए। तो एकदम इसको याद रखिएगा, पोलियो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन, ठीक है। और अभी बाद में हम सब वैक्सीन के प्रकार जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे कि पोलियो किस टाइप का वैक्सीन है, ठीक है। तो हम हर एक सेगमेंट को अच्छे ढंग से कवर करेंगे ताकि आपका प्रश्न एक भी छूटेगा नहीं। अगला जो रोग है विषाणु से नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग जो है ये वायरस ए और हेपेटाइटिस वायरस बी के कारण होता है। यह किसको डैमेज करता है? तो यह लीवर को प्रभावित करता है, आपके लीवर को क्षतिग्रस्त कर देगा। इसको ठीक करने के लिए एंटीवायरस दवाई का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस याद रखिएगा, ये हेपेटाइटिस क्या है भाई? तो वायरस ए और वायरस बी के कारण होता है और यह यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है और क्षतिग्रस्त कर देता है। इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? एंटीवायरस दवाई का उपयोग करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें से ज़्यादातर ये पूछता है कि हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है? तो लीवर को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो रोग है आपका विषाणु से होने वाला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसको। इस रोग का नाम है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसका कुछ और बात करते हैं। तो एड्स वायरस दो प्रकार के होते हैं, HIV एड्स और HIV-2। HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यून वायरस। ये इम्यून सिस्टम को आपको क्या करता है? प्रभावित कर सकता है। यह रेट्रो वायरस है और यह एकल श्रृंखलित RNA वायरस है ना। और पहली बार एड्स जो है ये बंदरों से मनुष्य में 1960 में फैला था। तो भाई ये एड्स कैसे फैलता है इसको समझते हैं। तो एड्स कैसे फैलता है? तो पहला है लैंगिक संपर्क में। लैंगिक संपर्क का मतलब क्या हो गया? तो यौन संबंध बनाने में अगर कोई भी पुरुष या महिला, ठीक है, एक से अधिक साथी के साथ यौन संबंध बनाती है तो इससे एड्स फैल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया लैंगिक संपर्क से। दूसरा है संक्रमित सुई से। मान लेते हैं कि किसी को सुई लगा और उसी सुई का उपयोग किसी और में कर दिया गया तो उससे भी हो सकता है। तीसरा जो है ये है आपका संक्रमित रक्त से। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसका रक्त किसी और में चढ़ा दिया जाए तो उसको भी एड्स फैलने का चांस है, एकदम याद रखिएगा। चौथा है माता से बच्चों को प्लेसेंटा के माध्यम से फैलता है। ये प्लेसेंटा क्या होता है? तो माँ अपने बच्चों से जुड़े रहता है गर्भ में। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो बच्चे को जो पोषक तत्व मिलता है वो इसी प्लेसेंटा से मिलता है, याद रखेंगे। और पांचवा है अंग प्रत्यारोपण से फैल सकता है। कोई अफेक्टेड अगर इंसान है एड्स वगैरह का और उसके अंग का यूज़ कर लिया जाए दूसरे व्यक्ति में तो उससे भी फैल सकता है। तो एड्स भी जो है ये विषाणु से फैलता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एड्स कैसे कैसे फैलता है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मैं सारे ऑलरेडी अच्छे ढंग से कवर करूंगा बिना किसी दिक्कत के। आप बस नोट्स बनाते जाइए, अपना हैंड रिटन नोट्स बनाइए और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला रहता है, जरूर पूछें। अगला, एड्स किसको प्रभावित करता है? तो यह टी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है और पुरुषों में समलैंगिकता के कारण सबसे ज़्यादा एड्स फैलता है, लगभग 82.5%। यानी यौन संबंध बनाने से, ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों से आपका क्या हो सकता है? एड्स फैल सकता है। एड्स का पता लगाने के लिए कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट करते हैं, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड अमीनो सर्वेंट ऐसे, ठीक है। तो एलिजा टेस्ट करते हैं, CD4 टेस्ट करते हैं, ब्लड काउंटिंग टेस्ट करते हैं, काउंटिंग टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, CD4 टेस्ट करते हैं। और ये सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि एड्स का पता लगाने के लिए भाई कौन कौन सा? तो एलिसा, CD4 टेस्ट और एक है ये है आपका सदर्न बोल्ट टेस्ट, ठीक है। उपचार यानी दवाई आप देख लीजिए, रिवोविरिन है, जीवोडोडिन है, AZT है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। दवाई फिर मैं वही बोलूँगा कि डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे और उसके बाद ही आप दवाई लेंगे, है ना। बस ये नॉर्मली सा GS पढ़ाया जा रहा है, GS के अंतर्गत आपको एग्जाम पास करवाया जा रहा है, बस इसलिए दवाई का नाम बता दिया, क्योंकि बार बार दवाई का नाम आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे कि BPSC में गर्भ निरोधक दवाई के बारे में 71वीं BPSC में पूछ लिया गया था, तो इस वजह से मैं आपको मेडिसिन भी करवाते चले जा रहा हूँ। तो ये था आपका सदर्न बोल्ट टेस्ट, जो कि आपका किससे संबंधित है भाई? तो ये आपका संबंधित है एड्स से, ठीक है, एड्स का पता लगाने के लिए। और उपचार क्या है? ये 3 दवाई, ये उपचार है, नॉर्मली से आपके एग्जाम में पूछता है, इसलिए ये लिखाया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम सब और बात करेंगे एड्स के कुछ परिचय के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एड्स से रिलेटेड 3-4 तथ्य और याद रखिएगा, उसके बाद ये चैप्टर हम सबका क्लोज हो जाएगा।
अगला है कि भारत में इस रोग का पता सबसे पहले 1986 में चेन्नई में लगाया गया। एड्स का जन्म स्थान अफ्रीका है। सर्वाधिक रोगी अमेरिका में है। एड्स की राजधानी युगांडा है और एड्स दिवस 1 दिसंबर को बनाया जाता है। और एड्स की संस्था है नाको। क्या है? नाको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाको है। ठीक है, तो ये था पूरा आपका वायरस और वायरस डिजीज रोग यानी विषाणु से उत्पन्न रोग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हम सबका टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू है। ठीक है, टोटल 40 टेस्ट करवाया जा रहा है आपके आगामी बीपीएससी एग्जाम के लिए। उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिए देता हूं। ठीक है, तो एक टेस्ट हो चुका है हिस्ट्री का, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, सारा कुछ आपको मिलेगा अप टू डेट। तो आपको सॉल्यूशन सबसे बेस्ट दिया जाएगा क्योंकि उसमें आपको सारा नोट्स ही दे दिया जाएगा, है ना। तो आप एक बार जब आप सारा टेस्ट देंगे और 600-700 क्वेश्चन लगभग आपका जो है हर एक सब्जेक्ट का लिया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री साइंस सारे सब्जेक्ट का, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, नोट्स भी आप याद कर जाएंगे और आप टेस्ट भी लगा लेंगे। तो ये हमारा टेस्ट सीरीज है। जिनको भी टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेना है, ठीक है, वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा 8709688163। और ये सारे शेड्यूल हैं टोटल 40 टेस्ट के, फी 399 है। आप जरूर जाकर के टेस्ट ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपको फायदा ही फायदा होगा 110%। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू टू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।